हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के छात्रावास अधीक्षक का जो पूरा डिटेल के साथ जो है कंप्यूटर के सेशन यहां पे चलाया जा रहा है। ये हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी जो दो पार्ट है अपलोड हो चुकी है। अलग से आज मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा। पार्ट वाइज आपको जो है उसको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपका है कंप्यूटर का सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो है सिलेबस चेंज हो गया है। 30 नंबर में 15 नंबर लाना आपको जो है कंपलसरी है, तो इसलिए इसका वेटेज भी ज़्यादा है और साथ ही साथ मैथ्स और इसका जो सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। दो पार्ट अपलोड हो चुकी है, नहीं देखे को तो जा सकते जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे डेफिनेटली। जो है आपके जो सिलेबस में जितना दिया हुआ है सभी को मैं कवर कराऊंगा और इतना भी बढ़िया देखिएगा। उसके बाद खुद से एनालिसिस की डिटेल पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सेशन ख़त्म होगा इसके बाद जो है मैं एमसीक्यू यहाँ पे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट लाने वाला हूँ। एक तरह के जो है मॉडल पेपर लाऊंगा तो ये जो है मॉक टेस्ट के तरह काम आ जाएगा और सभी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्ट चाहे अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, रेलवे वगैरह, एसएससी, मतलब जो है आरबीआई बैंक वगैरह का, तो भी उस सभी एग्जाम में काम आएगा। स्टेट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम आएगा। फिलहाल तो हम जो है छात्रावास के लिए सेशन को चलाया जा रहा है। तो पिछले सेशन में हम क्विक रिवीजन मारते हैं क्या पढ़े थे। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों में देखा था, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1946 से लेकर 1959 तक जो है ये कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में हम पढ़े। और इसके बाद हम दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर जो कि 1959 से 1965 तक हम पढ़े थे। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में जो है 1965 से 1971 में जो है हम पढ़े थे क्या क्या विकास हुआ था। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से लेकर 1980 तक के चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हम पढ़े थे। और पांचवी पीढ़ी ये आपका जो है 1980 से लेकर अब तक के जो है आपके सभी जो है पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते थे। और ये जो सेकेंड पार्ट में कवर करा दिए थे। हाँ, और हम यहाँ से जो है और क्या क्या पढ़े थे, इसमें जो है कंप्यूटर के प्रकार पढ़े थे, कौन कौन से जो है कंप्यूटर के प्रकार, कितने प्रकार इसमें हम पढ़े थे। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे आए थे विन्यास के आधार पर, यहाँ पे हम आ गए थे। तो पहला और दूसरा पार्ट जाके देखिए, इसके बाद थर्ड पार्ट को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विनिर्माण के आधार पर जो है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए छोटे सस्ते और सस्ते कंप्यूटर होते हैं और घरों में गेम खेलने और इंटरनेट पर सफरिंग के लिए लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाने वाला माइक्रो कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या होता है। तो मिनी कंप्यूटर में एक बड़े कंप्यूटर के जो अधिकांश विशेषताएं क्षमताएं इसमें होती है ये जो है, लेकिन जो है भौतिक आकार के आपके छोटे होते हैं। उनका उपयोग छोटे और मध्यम श्रेणी के परिचालन, व्यवसाय और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के रूप में इसको किया जाता है। मतलब जो है खास करके यहाँ पे बड़े बड़े संस्था साइंस के क्षेत्र में यहाँ पे जो है इसके लिए इसको जो है मिनी कंप्यूटर को इसको डेवलप किया। बहुत ही विशेषता भी इसमें पाई जाती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो महंगे और आकार में जो है कंप्यूटर होते हैं और ये आपका एक साथ जो है सैकड़ों यूजर का समर्थन करने में जो है सक्षम होते हैं और उनका उपयोग विशिष्ट बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए जो इसका किया जाता है। इसके बाद देखते हैं सुपर कंप्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो है एक शक्तिशाली कंप्यूटर है। ये साथ ही साथ महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है और उनके पास प्रति सेकंड अरबों और खरबों गणना करने के लिए जो है ये समानांतर और ग्रिड प्रोसेसिंग से वास्तुशिल्प और परिचालन प्रिंसिपल इसमें होते हैं। इनका उपयोग अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है जिनके लिए बड़ी मात्रा में क्या चीज़ के लिए गणितीय गणनाओं की इसमें आवश्यकता होती है। जैसे मौसम की भविष्यवाणी, साइंस के क्षेत्र में द्रव गतिकी, ग्राफिक डिजाइन वगैरह जो है बनाने के लिए जो है सुपर कंप्यूटर को ये खास करके इसका उपयोग किया जाता है। और इस पे बात देखते हैं, भारत ने हाल ही में भारत के जो मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए जो है मिहिर सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया था। मिहिर जो है किसके लिए इसको डेवलप किया था भारत के द्वारा। तो मौसम के पूर्वानुमान के सुधार के लिए जो है मिहिर इस सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि मौसम की भविष्यवाणी के लिए यहाँ पे जो है सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो ये जितना भी डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पे डाटा को याद रखिएगा। भारत ये जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो क्रे CDC जो 66 जो मॉडल है कंप्यूटर का जो है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो क्रे CDC 66 इस मॉडल को याद रखिएगा।
ये जो है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। इसके बाद हम पढ़े थे विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगागो है, जो कि जापान के द्वारा इसको बनाया गया था। भारत का पहला भारत का बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। सीडेक के द्वारा जो है पुणे के द्वारा जो इस संस्थान के द्वारा जो है परम 8000 को बनाया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो प्रत्यूष जो है कंप्यूटर, याद रखिए। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो प्रत्यूष से, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके बाद देखते हैं उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर देखेंगे तो सामान्य प्रयोजन वाले कंप्यूटर, एक सामान्य प्रयोजन वाला कंप्यूटर कई तरह के यहाँ पे जो है संक्रियाएँ कर सकता है। अपने इंटरनल स्टोरेज में विभिन्न प्रोग्रामों को स्टोर और निष्पादित कर सकता है। सभी मेन फ्रेम सर्वर, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट सामान्य प्रयोजन वाले डिजाइन है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद विशेष प्रयोजन वाले कंप्यूटर जो खास उपयोग किया जाता है। तो विशेष प्रयोजन वाले कंप्यूटर जो विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए इसको डिजाइन किया जा रहता है। और निर्देश कंप्यूटर में स्थायी रूप से प्री प्रोग्राम किए गए होते हैं। ये पूरी तरह से जो है ऑटोमेटेड विनिर्माण प्रक्रियाओं द्वारा जो है नियंत्रित होते हैं। उदाहरण के लिए विमान नियंत्रण प्रणाली के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये सभी के लिए जो है खास करके इसको डेवलप किया जाता है। नॉर्मल के लिए आपका ये हो जाएगा और विशेष कार्य के लिए यहाँ पे जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं उपयोगिता के तरीके के आधार पर जो है पर देखेंगे तो पाम टाम कंप्यूटर। तो पाम टाम कंप्यूटर छोटे होते हैं जो हाथ की हथेली में फिट हो सकते हैं। इनपुट देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेन का उपयोग किया जाता है। उनके पास छोटा डिस्क स्टोरेज होता है और ये जो इसे वायरलेस नेटवर्क से ये जो है इसको जोड़ा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं लैपटॉप जो कंप्यूटर है जो यूज करते हैं आजकल आप। लैपटॉप कंप्यूटर कम वजन के पोर्टेबल होते हैं। इसे आसानी से जो इसको ले जाया जा सकता है। अस्थायी स्थान जैसे हवाई जहाज़, घर में कहीं भी यूज कर सकते हैं। मीटिंग आदि में उपयोग किया जा सकता है। इन्हें कम पावर की खपत के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसमें एक जो है संलग्न की जो है कीबोर्ड और जो है टच पैड है इसमें जो है होता है, जैसे आप उंगली से यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जिसे शॉर्टकट में पीसी बोलते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर लागत प्रभावी कंप्यूटर होता है जिसे एकल एंड यूजर के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। पीसी माइक्रो प्रोसेसर तकनीक पर जो है निर्भर करता है और जो पीसी निर्माताओं को एक ही चिप पर पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म होता है इसका, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो जो है सीपीयू को सेट करने की अनुमति यहाँ पे देता है पर्सनल कंप्यूटर। तो ये सभी डाटा को याद रखें। चलिए देखते हैं अगला वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन जिसको डब्ल्यूएस बोलते हैं। तो ये आप पर्सनल कंप्यूटर से ये आपका जो फास्ट और तेज होती है। ये सबसे बेहतर मल्टीटास्किंग क्षमता, अतिरिक्त रैंडम एक्सेस मेमोरी, उच्च गति ग्राफिक्स एडाप्टर और ड्राइव क्षमता वाले यूजर या यूजर के जो समूह के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। क्लाइंट और सर्वर, ये जो सर्वर ऐसा डिवाइस है जो यूजर के लिए नेटवर्क रिसोर्सेज को साझा करने का जो है प्रबंधन करता है। और एप्लीकेशन सर्वर, फाइल सर्वर, वर्चुअल सर्वर, मेल सर्वर, ये कुछ प्रकार के ये आपका जो है सर्वर है। तो सर्वर के बिना तो आप तो नेट भी यूज नहीं कर सकते, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो क्लाइंट सर्वर द्वारा बनाई गई जो सर्विस को रिसीव करने वाला एंड है, यह सर्वर से अनुरोध करता है और सर्वर के साथ जो है एक्सेस करता है। इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर के आधारभूत। कंप्यूटर के आधारभूत, तो कंप्यूटर सिस्टम में 4 आधारभूत कंपोनेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम के भाग कौन कौन से कंप्यूटर सिस्टम के भाग के अंतर्गत आती है? तो पहला आपका जो है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या चीज़ है? तो हार्डवेयर ये जो कंप्यूटर के भौतिक अमूर्त कंपोनेंट है जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये जो सभी को दर्शाता है। तो जो हार्डवेयर में क्या कहा जाता है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सभी जो है आपका जो है भौतिक मूर्त कंपोनेंट है। ये कंप्यूटर के जो है कंप्यूटर सिस्टम के जो है मेन भाग है हार्डवेयर। तो ये जो कीबोर्ड, माउस, जो मॉनिटर, ये सभी जो है हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर ये जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्देशक एक सेट होता है जिसे प्रोग्राम कहा जाता है जो कंप्यूटर को कार्य करने देता है। तो सॉफ्टवेयर सभी इसको जानते होंगे। इसके बाद देखते हैं डेटा। डेटा क्या चीज़ है? तो डेटा ये तथ्यों का एक समूह है जिसे कंप्यूटर संख्याओं के रूप में स्टोर और रीड करता है, इसको यहाँ पे डेटा बोला जाता है। इसके बाद यूजर वे लोग हैं जो कुछ परिणाम प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर को यहाँ पे जो है उपयोग यहाँ पे करते हैं। तो ये जो आपका यूजर हो गया। मदरबोर्ड, चलिए देखते हैं मदरबोर्ड ये जो कंप्यूटर का मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड जो है ये भी जो है
कंप्यूटर का मेन भाग होता है, जैसे सीपीयू है उसी तरह का ये भी मेन भाग है। तो मदरबोर्ड ये कंप्यूटर का मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू बोलते हैं, ये चिप रीड ओनली मेमोरी ये रोम बोलते हैं जिसको, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको रैम बोलते हैं, और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस चिप इसमें होते हैं। किसमें होते हैं? ये जो है मदरबोर्ड में। यहाँ से जितने भी ये फुल फॉर्म है ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। जैसे आपका सीपीयू हो गया है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म होता है। और रोम का भी कई बार पूछा गया है, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद देखते हैं रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो है बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम होता है जिसको बायोस बोलते हैं, इसका भी जो है फुल फॉर्म आपसे पूछे गए हैं। सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, व्यापम हो कहीं से भी क्वेश्चन उठा कर सकते हैं। यहाँ से आपका जो है फुल फॉर्म यहाँ से आया हुआ है, इसको याद रखिए। तो ये सभी मदरबोर्ड के पार्ट से इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और डाटा प्रोसेसिंग साइकिल कैसे होते हैं। कंप्यूटर के जो बेसिक डायग्राम में इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे शामिल है। तो देखो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज, आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट। ये जो कंट्रोल, ये जो ग्रीन कलर में जो है आपका जो कंट्रोल फ्लो होता है या डाटा फ्लो है, जितना भी जो आप तक ये डाटा पहुँचते हैं इसी के माध्यम से आपका जो है डाटा पहुँचती है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है? तो इनपुट डिवाइस का उपयोग करके निर्देश और डेटा देने के लिए इनपुट यूनिट का उपयोग किया जाता है। यह इन निर्देशों को, डेटा को कंप्यूटर स्वीकार के जो है स्वीकार्य प्रारूप में परिवर्तन करता है और आगे की प्रक्रिया के लिए कंप्यूटर सिस्टम को परिवर्तित निर्देश और डेटा को आपूर्तित करता है, जी आपका इनपुट यूनिट होता है। इसके बाद देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है सीपीयू, कंप्यूटर के अंदर जो अधिकांश प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस करता है। सीपीयू का जो निर्माण है सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पर ये जो किया जाता है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसमें कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट जो है इसमें शामिल होती है। तो ये कई बार एग्जाम में एलयू का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। जितने भी गणितीय जो कैलकुलेशन काम जो है किस में होता है? तो एएलयू में होता है, याद रखिएगा। तो इसका भी बहुत बार क्वेश्चन ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट याद रखिएगा, ये जो अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू के अंतर्गत होती है। सभी जो एलयू जो है इसमें जो है जितने भी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी जो है इसमें जो है इसमें शामिल होते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट का प्रबंधन करती है। ये प्रोग्राम निर्देशों को जो है पढ़ता है और व्याख्या करता है, आपका जो है ट्रांसलेट करने का काम करता है, डिकोड करता है डाटा को, उन्हें कंट्रोल सिग्नल में बदल देता है, जो कंप्यूटर के अन्य भागों को जो है आपका जो है सक्रिय करता है। इसके बाद देखते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको अभी बताया मैंने, जो इसको एलयू से लिखा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है। तो एलयू अर्थमेटिक और लॉजिक संक्रिया कर सकता है। अर्थमेटिक संक्रियाओं का समूह जो एएलयू जोड़ने, घटाने और अधिक जटिल गणितीय संक्रियाओं के लिए समर्थन करता है, जिसको लॉजिक संक्रिया में जो है बुलियन लॉजिक जैसे एंड, ओआर, एक्सओआर और एनओटी नॉट शामिल है। ये जटिल सतर्क स्टेटमेंट बनाने के लिए जो है उपयोग हो सकते हैं। तो अभी आपको बताया मैं एलयू का, इसको जो खास करके जो कैलकुलेशन का जो है इसका उपयोग किया जाता है, तो इसको ज़्यादा गणितीय जो है काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। आप सभी को पता होगा मेमोरी यूनिट में कंप्यूटर के जो मुख्य मेमोरी में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो क्या होता है चलिए देखते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? तो प्राइमरी मेमोरी में केवल वही डेटा और निर्देश होते हैं जिन पर वर्तमान में कंप्यूटर का काम कर रहा होता है, जो करंट में वर्क उसमें चलता रहता है। इसकी सीमित क्षमता होती है और पावर कट होने पर डेटा जिसमें लास्ट हो जाती है, जैसे लाइट वगैरह गोल होती है, तो जितना भी डाटा यहाँ पे लॉस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये सामान्यतः जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना होता है। किससे बना होता है? तो सेमीकंडक्टर से डिवाइस से बना होता है। ये जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है। दो प्रकार के जो है प्राथमिक मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी, ये रोम होती है। यहाँ पे याद रखें, दो प्रकार के प्राथमिक मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी
रीड ओनली मेमोरी, ये जो इसमें जो है इसमें मेमोरी यहाँ पे उपस्थित है। ये जो है एक वोलाटाइल मेमोरी है, तो इसको याद रखिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। बाकी जो मैं MCQ क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको जो है और समझ आएगा। इसके बाद देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जो है डेटा, प्रोग्राम और प्रोग्रामों के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए CPU की इंटरनल मेमोरी है। ये रीड राइट मेमोरी है और जो मशीन के काम करने का जो डेटा को स्टोर करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कुछ प्रकार के जो रैम जो है डायनेमिक रैम, DRM, स्टैटिक रैम और यहाँ पे जो है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम जो यहाँ पे जो इसमें आदि होते हैं। तो इसको याद रखें। तो आप समझ गए होंगे रैम, इसका बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछा है, तो इसको याद रखिए। तो रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है जो है रैम जो है डेटा, प्रोग्राम और प्रोग्राम के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए CPU की इंटरनल मेमोरी है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको DRAM बोलते हैं इंग्लिश में। तो डायनामिक मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए या यह जो है अपनी कंटेंट को खो देता है। इस प्रकार की मेमोरी अधिक किफ़ायती होती है। इसके बाद देखते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो जिसको SRM बोलते हैं या DRM की तुलना में तेज़ और यह कम स्थिर होता है। मतलब जो DRM के जो है डायनेमिक रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है के तुलना में फास्ट और कम स्थिर होता है। ये आपका जो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको SRM बोलते हैं। लेकिन इसके लिए अधिक पावर की आवश्यकता होती है और यह अधिक महंगा भी होता है। इसे DRAM अभी बताया मैंने, जिसको डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह रिफ्रेश करने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। ये इसकी खासियत है। इसके बाद देखते हैं सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक प्रकार का DRAM है। DRAM अभी बताया मैंने डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो बहुत अधिक क्लॉक स्पीड पर चल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं रोम। रोम जो है, जिसको हम बताया अभी मैंने, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। रोम जो है पर्सनल कंप्यूटर, PC और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर स्थायी रूप से डेटा स्टोर करता है। ये जो है प्रमुख इनपुट आउटपुट कार्य करता है और प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर निर्देश रखता है। ये जो है आपका जो है नॉन वोलाटाइल होता है। तो याद रखिए रोम से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आए हों। तो आपका जो रोम होता है, ये जो है रोम पर्सनल कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर जो है स्थायी रूप से डेटा स्टोर करता है, तो इसको याद रखिएगा। ये इसके बाद देखते हैं एम रोम, मास्क रोम बोलते हैं इसको। तो ये जो है सबसे पहले रोम जो है हार्ड वायर्ड डिवाइस थे, जिनमें डेटा या निर्देशों को प्री प्रोग्राम सेट होता था। इस प्रकार के रोम को मास्क रोम के रूप में इसको जाना जाता है, जो कि यहाँ पे जो है सस्ते होते हैं, तो इसको याद रखिए। ये एक तरह का जो है आपका जो है हार्ड वायर्ड एक तरह का डिवाइस है, डेटा वगैरह के खास करके यहाँ पे जो है सेट होता है। चलिए अगला देखते हैं फिर पी रोम, जिसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। तो पी रोम के कार्य देखेंगे। तो पी रोम को एक यूजर द्वारा केवल एक बार मॉडिफाई किया जा सकता है। यूजर एक खाली पी रोम खरीद सकता है और एक पी रोम जो है प्रोग्राम का उपयोग करके वांछित कंटेंट जो है एंटर यहाँ पे कर सकता है। ये पी रोम की खासियत है। इसके बाद ई पी रोम जो है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। तो ई रोम जो है एक अल्ट्रा वायलेट लाइट के संपर्क में जो है लाकर इसको मिटाया जा सकता है। चिप को UV प्रकाश में उजागर करने के लिए ई रोम में पैकेज में क्वांट्स विंडो होती है। कंप्यूटर मदरबोर्ड में उनका व्यापक रूप से बायोस, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप के रूप में इसको उपयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो कहने का मतलब जो ई रोम है, इसका खास करके यहाँ पे जो है किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, चिप वगैरह में जो है इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद देखते हैं ई रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो पी रोम है, ये जो प्रोग्राम इसको यहाँ पे किया जाता है और विद्युत के रूप में जो है इसको मिटा दिया जाता है। इसे लगभग 10,000 बार जो है इसको मिटाया और पुनः प्रोग्राम इसको किया जा सकता है। इरेजिंग और प्रोग्रामिंग दोनों में लगभग 4 से लेकर 10 मिलीसेकंड लगते हैं और उनका उपयोग बायोस चिप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसकी खासियत है, तो इसको याद रखिए। इरेजिंग और प्रोग्राम दोनों लगभग 4 से 10 मिलीसेकंड लगते हैं, उनका उपयोग बायोस चिप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ई पी रोम का, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए
आज के सेशन में तो कल हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी तो सेकेंडरी मेमोरी को हम कल पढ़ेंगे। प्राथमिक और सेकेंडरी मेमोरी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे आपका जो है सेट ऐसे ख़त्म होता है, लगभग 72 पेज का है। तो इसके बाद यहाँ पे जो PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको बढ़िया रिवाइज करते रहिए। साथ ही साथ सेशन ख़त्म होते ही तो मैं आपका जो है मॉडल पेपर यहाँ पे कवर कराएंगे, वो भी MCQ फॉर्म में। इससे क्या होगा, आप डिटेल तो पढ़ें, साथ ही साथ MCQ लगाएंगे तो और आपका जो स्कोर इसमें इम्प्रूव होगा। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। और आज के सेशन में यही तक रखते हैं। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।